ठीक है। ओके। तो हम जो है वो यहाँ पे थे, रेगुलेशन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स। इसका जो पहला पॉइंट है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन बाय टू रेगुलेटरी एंजाइम दैट आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स अल्टरनेटली एक्टिवेट एंड इनएक्टिवेट E1 पीडीएच। तो बेसिकली दो एंजाइम्स आ रहे हैं। पहला एंजाइम कौन सा है? पीडीएच काइनेज एक एंजाइम है और पीडीएच फॉस्फेटेज दूसरा एंजाइम है। ये क्लियर हो गया आपको? दो एंजाइम है। अब इनमें जो पीडीएच काइनेज है, दिस इज एन इनहिबिटर, ये इनहिबिट करेगा E1 को। और पीडीएच फॉस्फेटेज जो है ये एक्टिवेट करता है E1 को। ये दो चीजें इसके अंदर हो गई। एक एंजाइम जो इनहिबिटर है और दूसरा क्या है? एक्टिवेटर है। अब सीन क्या है कि ओवरऑल जो एक इसमें से निकलना है वो ये है कि जो एक्टिवेशन से होगा क्या, E1 अगर एक्टिवेट हो जाता है तो वो पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोए में। दैट इज द बेसिक थिंग। अब एसिटाइल कोए ने आगे एनर्जी कन्वर्जन होनी है, एनर्जी में जाना है। तो अगर तो आगे एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए, और अगर आगे एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम को इनहिबिट होना चाहिए। तो यहाँ से अब आपको समझ आएगा कि साइक्लिक एएमपी इंडिपेंडेंट पीडीएच काइनेज, कि एएमपी का क्या मतलब है। एएमपी का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी ना। तो अगर मोनोफॉस्फेट आ गया तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी क्या रही है। तो जब एनर्जी की डेफिशिएंसी है तो इनहिबिशन रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर इनहिबिट हो गई तो इसका मतलब ये है कि वो तो काम पड़ जाएगा। तो इस वजह से इससे इंडिपेंडेंट होके ये, अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए एएमपी की प्रेजेंस के अंदर, जब वो इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए, सही है, तो ये उससे इंडिपेंडेंट होता है। एक चीज हो गई। अ, इस वजह से जब भी सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आ रहा है तो पीडीएस जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा जो है वो पीडीएच फॉस्फेटेज था, जो कि ये करता है बेसिकली फॉस्फोराइलेट। फॉस्फोराइलेट करेगा किसको? और उसकी वजह से E1 को फॉस्फोराइलेट करके मतलब इसमें फॉस्फेट ऐड कर देगा, जिसकी वजह से E1 जो हो जाएगा ब्लॉक। पीडीएच फॉस्फेटेज है वो डीफॉस्फोराइलेट करेगा E1, और क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा E1 को। यहां तक हो गया। पायरुवेट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द पीडीएच काइनेज। पायरुवेट जो है वो पीडीएच काइनेज का इनहिबिटर है। कैसे? देखो, पायरुवेट इज अ काइंड ऑफ सबस्ट्रेट, जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो ना। और जो एसिटाइल को है वो एक प्रोडक्ट है। तो अब जितना ज्यादा जो है सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जितना ज्यादा होता जाएगा, जिस चीज ने कन्वर्ट होना है उसका लेवल अगर बढ़ता जा रहा है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि रिएक्शन इनहिबिट हो। तो ये क्या है, पायरुवेट जो है वो पीडीएच काइनेज को इनहिबिट कर देगा, मतलब इसके खिलाफ काम करेगा, ताकि ये पीडीएच काइनेज जो है वो रिएक्शन को स्लो ना करे, ठीक है। तो इस वजह से पायरुवेट जो है इट इज द इनहिबिटर ऑफ दिस एंजाइम, दिस इनहिबिटिंग एंजाइम। तो अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो उसकी वजह से E1 एक्टिवेटेड रहेगा, और E1 एक्टिवेटेड रहेगा तो पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता रहेगा ताकि उसका बिल्डअप ना हो। तो ये एक चीज हो गई। ऑल्दो कोवलेंट रेगुलेशन बाय द काइनेज एंड फॉस्फेटेज इज मेनली जो ये पूरी रेगुलेशन हो रही है E1 की, ये हो रही है बाय काइनेज एंड बाय फॉस्फेटेज, पीडीएच काइनेज एंड पीडीएच फॉस्फेटेज। द कॉम्प्लेक्स इज आल्सो सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट NADH एसिटाइल कोए इनहिबिशन। और लेकिन ये कहता है कि NADH और एसिटाइल कोए ये भी इसके प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कि जिस तरह पायरुवेट का लेवल ज्यादा हो रहा था तो वो रिएक्शन को तेज कर रहा था, इसी तरह अगर प्रोडक्ट का लेवल ज्यादा हो गया है तो वो रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर दूसरी तरफ बिल्टअप हो गया है, एसिटाइल कोए बहुत ज्यादा बन चुका है, NADH बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अगली चीजें हैं ना, अगर ये बहुत ज्यादा बन चुके हैं तो ये रिएक्शन को स्लो करेंगी। तो बेसिकली देयर आर फोर थिंग्स दैट आर कंट्रोलिंग दिस होल E1। पीडीएच काइनेज इनहिबिटर है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो भी इनहिबिटर है। पीडीएच फॉस्फेटेज इस रिएक्शन को तेज करेगा, एक्टिवेट करेगा, और जो पायरुवेट है वो भी इस रिएक्शन को एक्टिवेट करेगा। इज दैट क्लियर? मुझे तो समझ आती है। हमने आपस में आप नहीं लोग ना भी माइक समझना, ऑन इनको कर बोलते सकते हैं। हैं। आप लोग भी माइक ऑन कर सकते हैं। स्नैप भाई नहीं, आप लोगों को पर्चा कटवाते हैं। जी भाई क्लियर है। ओके हरीश, कंटिन्यू कर लो। ओके, इसके बाद जो है वो अब सबसे पहले पीडीएच कॉम्प्लेक्स वाली बात आ गई है। जो प्रॉपर जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट फ्रॉम, कोई स्लाइड मिस तो नहीं हुई? नहीं, अच्छा, ओके, मिस नहीं हुई, लेकिन हमें 10 मिनट में नहीं समराइज नहीं नहीं करना है इसको नहीं, जल्दी। ठीक है, हाँ जी यही है। हमारी थर्ड सिंथेसिस ऑफ हमारी सिट्रेट थर्ड फ्रॉम शिफ्ट की एसिटाइल क्लास है। कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसिटेट।
अब ऑक्सैलो एसीटेट की बात की है, ऑक्सैलो एसीटेट और असेल कोएंजाइम के पीछे बात की थी, कंडेंसेशन हो रही है। अब जाहिर है दो प्रोडक्ट्स जो से हाँ, दो प्रोडक्ट्स जो दो रिएक्टेंट्स जो से हैं वो उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, उनका प्रोडक्ट जो सा बन रहा है वो है सिट्रेट। उसके बाद फिर इट इज कैटलाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेसिस। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो सिट्रेट सिंथेसिस है। इट इज इनहिबिटेड बाय इट्स प्रोडक्ट सिट्रेट। अब ये भी एक ऐसा एंजाइम है जो कि अपने प्रोडक्ट से इनहिबिट हो जाता है। अब प्रोडक्ट से इनहिबिट होने का मतलब वही है सिंपली कि जब उसे पता चल गया, एक एंजाइम का काम क्या होता है कि मैंने अपना जो सा प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट की जो सा रिएक्शन की कैटलाइजेशन करवानी है, जब उसे पता चल गया प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट इतना हो गया है कि जितनी सेल को नीड थी, उसके बाद प्रोडक्ट की ज्यादा होने की वजह सिग्नल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है इनफ सेल को जितनी इसकी नीड थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अब ये एंजाइम जो है इनहिबिट हो सकता है। तो एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस की जो सिक्रेशन है वो अपने आप जो है वो रुक जाएगी। सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी इज अनदर मींस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस। अब एक तो ये है कि प्रोडक्ट रेगुलेट करवाया सिट्रेट सिंथेसिस को, दूसरा ये है कि सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ही एंजाइम रिएक्ट करेगा। अब ये तो नहीं है कि एंजाइम प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट हमारे पास है ही नहीं। अगर सबस्ट्रेट है ही नहीं तो एंजाइम ने काम किसके ऊपर करना है, सबस्ट्रेट किसके साथ जाके अटैच होगा, सबस्ट्रेट मतलब कि एंजाइम के साथ जाके कौन सी चीज अटैच होगी। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट होगा एंजाइम उतना काम करेगा। ये दो चीजों पर एंजाइम जो है वो डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है और सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट हमारे पास यही है, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। आगे है भी मतलब हर स्लाइड में मतलब दो दो पॉइंट्स हैं। इसके बाद आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट बाय सिनो by axonitase as an iron substrate iron sulfur protein। अब ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन ये वर्ड यूज किया हुआ है ये एसोनाइटेज के लिए यूज किया हुआ है। एसोनाइटेज जो है हमारे पास एंजाइम है और एंजाइम हमें पता है कि एंजाइम डिफरेंट नेचर होती है, एंजाइम की डिफरेंट के इसका जो है को फैक्टर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, को एंजाइम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये बात जो इसकी एफएससी में पड़ी हुई है कि मेटल्स कुछ इनऑर्गेनिक जो से कंपाउंड्स यूज हो रहे होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मेटल्स यूज हो रहे होते हैं, कुछ जो से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं और कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। अब ये एसोनाइटेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके साथ आयरन और सल्फर अटैच किए हुए कोफैक्टर के तौर पे ताकि इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा सकें। और ये इस की जो सिट्रेट की आइसोमराइजेशन है जो कि एसिसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको कैटलाइज करवा रहा है इस रिएक्शन को। एसोनाइटेज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोएसिटेट, अ कंपाउंड दैट इज यूज्ड एज अ रैट पॉइजन। अब एसोनाइटेज की इनहिबिशन कैसे होती है, फ्लोरोएसिटेट के जरिए। और ये फ्लोरोएसिटेट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि रैट पॉइजन के तौर पे भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिट्रेट। अब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन लूज करेगा। जहां पे भी अब क्रेब्स साइकिल में जहां पे भी ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज आएगा ना, इसका मतलब है कि वहां पे NADH जो है प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हिंट बताया था कि आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो शुरू सीरीज शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है। इसके अंदर यही है कि जहां पे ऑक्सीडेशन का वर्ड आएगा वहां पे NADH की प्रोडक्शन हो रही है। और टोटल क्या क्रेब्स साइकिल के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है NADH की, वो 3 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी कि 3 बार जो सी है इसके अंदर बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही होती है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ऑक्सीडेशन हो रही है, हाइड्रोजन की रिलीज हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिलीज हो रही है। एसिटिट्रेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिट्रेट। एसिटिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी और yielding the first of 3 NADH molecules produced by the cycle and first release of carbon dioxide। यानी कि ये एक ऐसा पहला रिएक्शन है जिसके जरिए जो 3 मॉलिक्यूल 3 टोटल NADH मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं। यहाँ से पहला जो NADH मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और पहला कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है और प्रोडक्ट हमारे पास जो है इसका बन रहा है। एसिट्रेट की हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। दिस इज वन ऑफ द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ TCA साइकिल। और ये एक TCA साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप है। रेट लिमिटिंग स्टेप का मतलब होता है कि ये जो सा रेट को लिमिट इसके जरिए जो सा वो रिएक्शन की रेट लिमिटेशन हो सकती है। उसके बाद फिर द एंजाइम इज एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड बाय ADP, अ लो एनर्जी सिग्नल, एंड कैल्शियम प्लस 2 इज इनहिबिटेड बाय ATP एंड NADH DPH। अच्छा, अब ये एंजाइम की बात की है कि एंजाइम को एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड का मतलब होता है कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहां पर आके कोई भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल एलोस्टेरिक कंपाउंड आके जो है वो अटैच कर जाता है। ये सबस्ट्रेट के अलावा बात हो रही है।
उसके अलावा उसके साथ जाके अटैच करता है, या तो उसकी एक्टिवेशन करवा देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, या फिर उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करवा देता है। और इस स्पेसिफिक एंजाइम के लिए जो स्पेसिफिक एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल्स है वो है एडीपी और कैल्शियम+2। यानी कि कैल्शियम+2 और एडीपी जो है इसकी एनर्जी को जो है वो एंजाइम के जो एक्शन को है इसको इंक्रीज करवा देगा, और इसको इनहिबिट कौन करवाएगा? एटीपी और एनएडीएच करवाएगा, इसकी एक्शन को इनहिबिट करवा देगा। नेक्स्ट स्लाइड। Oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate. The conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme is catalyzed by the alpha ketoglutarate dehydrogenase complex, a multi-molecular aggregate of 3 enzymes. अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम की प्रोडक्शन हो रही है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है, वही वाली बात, ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि एनएडीएच की रिलीज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी साथ में डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। और इसको जो करवा रहा है, कैटलाइज करवा रहा है, इसको कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स करवा रहा है, और ये भी हमारे पास पीडीएच की तरह एक कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द कोएंजाइम्स फॉर द एंजाइम कॉम्प्लेक्स आर थायमीन पायरोफॉस्फेट। अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए डिफरेंट कोएंजाइम्स यूज हो रहे हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को या तो इनहांस करवा देंगे या फिर रिड्यूस करवा देंगे, रिटार्ड करवा देंगे। जो कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम से बेसिकली जो है वो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज ही करवा रहे होते हैं। थायमीन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, एफएडी, एनएडी पॉजिटिव और कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्लाइड। क्लीवेज ऑफ द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, कि वही वाली बात की क्लीवेज के पहले इसके जो सी ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है, यहाँ पे क्लीवेज का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है इस स्टेप के अंदर एनएडीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज तो नहीं हो रही, क्लीवेज हो रही है, यानी कि ये जो एक मॉलिक्यूल है इसके जो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, सब डिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे सक्सिनेट थायोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि क्लीवेज करवा रहा है हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम की। दिस रिएक्शन, अब यहाँ पे हाई एनर्जी थायोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम Recording बन in रहा है, progress. माइक बंद कर लें अपना। अल्फा कीटोग्लूटारेट से जो सा प्रोडक्शन होती है सक्सिनाइल कोएंजाइम की, ये हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर थायोएस्टर हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसकी क्लीवेज हो रही है, क्लीवेज होने की वजह से कैटाबॉलिक रिएक्शन है, क्लीवेज होगी, इसके अंदर ब्रेकडाउन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मेन फंक्शन है जीडीपी यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट की कन्वर्जन है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर जीडीपी के अंदर। और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो सी होती है, ये क्रेब्स साइकिल का जो सा मेन प्रोडक्ट है। जो हमें पता है कि पहले मैंने बात की थी कि एनएडीएच रिलीज हो रहा है, एफएडीएच रिलीज हो रहा है, जिसके रिड्यूसिंग पावर्स और एनर्जी रिलीज हो रही है। इस स्टेप के अंदर मेनली जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जीटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो जनरेशन ऑफ जीटीपी बाय सक्सिनेट थायोकाइनेज इज अनदर एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या चीज होती है। नेक्स्ट है oxidation of succinate. Succinate is oxidized to fumarate by succinate dehydrogenase as FADH is reduced to FADH2. अब यहाँ पे भी रिडक्शन हो रही है, FADH रिडक्शन हो रही है, यानी कि इस प्रोसेस सक्सिनेट की जो सी है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होने से जो से हाइड्रोजन रिलीज होगा। पहले हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स NADH के बन चुके हैं, अब यहाँ पे जो सी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि जो हाइड्रोजन का रिलीज हो रहा है वो FAD को आके रिड्यूस करेगा, और FAD से FADH2 प्रोड्यूस करेगा। और ये जो FADH2 है ये भी हमारे पास एक रिड्यूसिंग पावर है जो कि आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होगी, और वहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के बाद डायरेक्शन इज इनहिबिटेड बाय मेलानेट। मेलानेट जब इसकी FADH2 की प्रोडक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट जो ऑक्सीडेशन सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा, तो मेलानेट आगे इस एंजाइम की जो सिक्रीशन है उसको आके इनहिबिट कर देगा। Succinate dehydrogenase is the only enzyme of the TCA cycle that is embedded in the inner mitochondrial enzyme. ये वाहिद एंजाइम है इस टीसीए साइकिल के अंदर जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी कि इसकी स्पेसिफिक साइट है, वहां पे ये प्रेजेंट है एंजाइम, और वहां पे ये प्रेजेंट होकर टीसीए साइकिल के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। इट फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इसका मतलब है ये कॉमन एंजाइम है। यहाँ पे म्यूचुअल एंजाइम जो ये भी एक टर्म होती है, ये ऐसा एंजाइम है जो उनसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। वहीं पे हमारे पास जो है ईटीसी साइकिल जो है वो रिस्पिरेटरी चेन, वहां पे रिस्पिरेटरी चेन वाला रिएक्शन भी हो रहा होता है, ये क्रेब्स साइकिल में भी काम कर रहा होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी इसका फंक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरेट। हाइड्रेशन जैसे डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन वगैरह में था कि वाटर रिलीज हो रहा होता है, हाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर जो है वाटर की एडिशन हो रही है, H2O की एडिशन हो रही है। फ्यूमरेट इज हाइड्रेटेड टू मेलेट इन अ फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फ्यूमरेज। फ्यूमरेट
की कन्वर्जन हो रही है मेलेट में, और मेलेट और इसकी कन्वर्जन को उनसे कैटेलाइज करवा रहा है, वो एंजाइम करवा रहा है फ्यूमेरेज, और इसको फ्यूमेरेट हाइड्रेटेज भी कहा जाता है। फ्यूमेरेट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द, अब फ्यूमेरेट के लिखा हुआ है कि फ्यूमेरेट सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूस जो है फ्यूमेरेट जो है और कौन कौन से रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्रेब्स साइकिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कहाँ कहाँ पे इसकी जो है प्रोडक्शन और कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। यूरिया साइकिल में भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है प्यूरिन सिंथेसिस, यानी कि डीएनए बेस्ड जो सी होती है प्यूरिन स्पाइरमेडीन, डीएनए बेसिस में भी ये काम इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन, अमीनो एसिड की जो कैटाबॉलिज्म होती है, जो अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, वहां पे भी इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ मिलेट, मिलेट बन गया, अब ऑक्सीडेशन, अब ये तीसरी दफा ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ये हमारे पास लास्ट स्टेप है ऑक्सीडेशन का, जहाँ पे तीसरे NADH मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन हो रही है। मिलेट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सैलोएसिटेट बाय मिलेट डिहाइड्रोजनेज, मिलेट की जो सी प्रोडक्शन, अब ये जो साइकिल जो सी है वापस अपने साइकिल वापस कंप्लीट हो गई है। जैसे पहले स्टेप में पढ़ा था कि ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटिल कोएंजाइम जो से मिल रहे हैं और वो आगे सक्सिनाइल कोएंजाइम बना रहे हैं। यहाँ पे जो सा ऑक्सैलोएसिटेट एक बार फिर से इसकी जो सी है वो रिक्रिएशन हो रही है, दोबारा से जो सा ये रीफॉर्म हो रहा है मिलेट से। मिलेट की ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि अपना हाइड्रोजन जो है रिलीज करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करने की वजह से थर्ड और लास्ट जो है NAD का साइकिल का वो प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सैलोएसिटेट जो है हमारे पास दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा, और साइकिल जो है हमारे पास दोबारा से कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब यहाँ पे टर्म यूज की हुई है कि डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव बट द रिएक्शन इज ड्रिवन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑक्सैलोएसिड बाय हाईली एक्सिटोनिक सेपरेट सिंथेज रिएक्शन। अब डेल्टा G नॉट का मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि जैसे हमने FSC वगैरह में डेल्टा E और डेल्टा H सारे जैसे कॉन्स्टेंट्स वगैरह पढ़े हुए थे एनर्जी वगैरह की, ये डेल्टा G भी बिल्कुल इस तरह का है। और ये डेल्टा G इसलिए यूज किया जाता है कि ये बताता है कि कितनी एनर्जी हमारे पास, या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अगर इसके दो कंडीशन होती है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो सा होता है इसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एनर्जी में हमें रिएक्शन को हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, हम इसे फोर्स देनी पड़ रही है, यानी कि ये एक हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन है। बट द रिएक्शन उन्होंने यहाँ पे एक सिंपल सी ये बात की हुई है कि अगर इस रिएक्शन की ऑक्सीडेशन मेलेट की बात की जाए तो रिएक्शन अनुसार टोटली इसकी यहाँ से पॉजिटिव है, इसकी डेल्टा जी जो वैल्यू है पॉजिटिव है, यानी कि हमें एनर्जी जो सी है वो देनी पड़ रही है। बट द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सैलोएसिड बाय द हाईली एक्सोजोरिक सेपरेट सिंथेज रिएक्शन, लेकिन अगर हम देखा जाए कि जो रिएक्शन जब ऑक्सैलोएसिड की तरफ जा रहा होता है तो एक्सोजोरिक सेपरेट सिंथेज रिएक्शन है, यानी कि एनर्जी होती है वो रिलीज भी हो रही है। अब इसका क्या मतलब है, इस सिंपल सा मतलब है कि इस एक प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी देनी भी पड़ रही है और हमें एनर्जी जो है वो रिलीज भी हो रही है। ऑक्सैलोएसिड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसअमाइनेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ट्रांसअमाइनेशन का मतलब होता है एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है, स्पेशली जो से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है स्पेसिफिकली यूज होता है, और उसके अंदर भी ऑक्सैलोएसिड का रोल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द TCA cycle. As a result of oxidations catalyzed by the dehydrogenases of the citric acid cycle, three molecules of NADH and one FADH2 are produced for each molecule of acyl coenzyme catalyzed in one turn of the cycle. पहली साइकिल में, क्योंकि साइकिल कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन एक साइकिल एक चक्कर पूरा होने में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है जो जीटीपी के फॉर्म में मिल रही थी, तीन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं NADH के और एक मॉलिक्यूल मिल रहा है FADH2 का। These reducing equivalents are transferred to the respiratory chain. अभी वही वाली पहले वाली जो मैं बात बताती आ रही हूँ कि ये जो reducing powers है आगे जाकर respiratory chain में चली जाएंगी, where reoxidations of each NADH results in the formation of approximately 2.5 ATP and each of FADH2 results in the formation of approximately 1.5 ATP. अब NADH की यहाँ पे NADH वहां क्रेब्स साइकिल से रिड्यूस होके आ रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर्स है, रेस्पिरेटरी चेन में आके जो सी इनकी ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयंस उसे अपने रिलीज कर देंगे, हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से जाके जाके हमें एनर्जी मिलेगी। NADH से कितनी एनर्जी मिलेगी, 2.5 ATP हमें मिलेंगे। FADH2 से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 1.5 ATP मिलेगी। In addition, one ATP or GTP is found by the substrate level phosphorylation catalyzed by the succinate thiokinase. इसके साथ साथ इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे एक ATP जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक जो सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेटरी चेन में जाके, और एक जो सी है ये पहले पढ़ लिया था कि जो GDP से GTP बनता है एनर्जी रिलीज हुई थी उससे भी ATP की प्रोडक्शन हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। Regulation of the TCA cycle.
The TCA cycle is controlled by the regulation of several enzyme activities. ये भी ऊपर भी सारे एंजाइम पीडीएच एंजाइम कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ लिए, बहुत सारे एंजाइम्स की कॉम्प्लेक्सिस है जो कि इस साइकिल को जो है रेगुलेट करवा रहे हैं. The most important of these regulated enzymes are those catalyzed reactions with highly negative G. अब जो मेनली एंजाइम्स को रेगुलेट करवा रहे हैं उनकी जो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देखी जाए तो वो नेगेटिव है. वही वाली पहले जो मैंने स्लाइड बात होती है, डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू तब होती है जब हमें जब एक्सोजेनिक रिएक्शंस होते हैं, जब एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी कि हम वो अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, हमें अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती. सिट्रेट्स एंड इसके एग्जांपल्स कौन सी आ रही है? सिट्रेट सिंथेज, एसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेज, dehydrogenase complex. Reducing equivalents needed for oxidative phosphorylation are generated by the pyruvate dehydrogenase complex and the TCA cycle, and both processes are regulated in the response to surge in ATP. अब यही जो है हमारे पास रिड्यूसिंग जो है एजेंट्स, रिड्यूसिंग पावर्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर्स की जो बात की है वो है NADH और FADH2. वो हमारे पास जो बन रही है वो क्यों बन रही है? रिस्पॉन्स टू सर्ज TCA साइकिल में बन रही है, और ये इनको रेगुलेशन की प्रोसेस को रेगुलेशन क्यों करवा रही है, बन क्यों रहे हैं? सर्ज इन ADP. सर्ज का मतलब होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन, जब किसी चीज की एक्युमुलेशन हो जाती है तब. अब एडीपी की एक्युमुलेशन जब होती है तो एडीपी की एक्युमुलेशन की वजह से हमने एडीपी की कन्वर्जन करवानी होती है एटीपी में एनर्जी की. यानी कि अल्टीमेटली एनएडीएच और एफएडीएच2 का काम क्या है? एनएडीएच और एफएडीएच का अल्टीमेटली काम यही है कि वो जैसे अपने हाइड्रोजन आयन को रेस्पिरेटरी चेन में जाकर रिलीज करेंगे और एटीपी की प्रोडक्शन करवाएंगे. इसलिए उसके लिए एटीपी की प्रोडक्शन करवाने के लिए ऑलरेडी एडीपी का प्रेजेंट होना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड है. The citric acid cycle plays a crucial role in metabolism. मेटाबॉलिज्म में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है. सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा कि इसका रोल क्या होता है मेटाबॉलिज्म में क्रेब्स साइकिल का. Citric acid cycle is not only a pathway for oxidation of two carbon unit but also a major pathway for. अब इसका मतलब सिर्फ इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा के जो सी है वो NADH और FADH2 की प्रोडक्शन करवा दी. इसके और भी बहुत सारे जो है सब फंक्शंस भी होते हैं. किसी भी एक इतना जो मेजर साइकिल में पाथवे होता है उसका सिर्फ एक रोल नहीं होता, उसके जो है वो सब रोल्स भी होते हैं. जैसे सब प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स के आगे जाके और भी जो है होते हैं वो रोल उन्होंने प्ले करने होते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं. Interconversion of metabolites arising from transamination and deamination of amino acids. अब ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन का सिंपली मैं बता दूं जल्दी जल्दी कि अमाइनो एसिड से जब अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होती है अमाइनो एसिड से, ट्रांसमाइनेशन में भी अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा होता है और डीअमाइनेशन में भी अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा होता है. लेकिन इनका फर्क क्या होता है कि ट्रांसमाइनेशन में एक अमाइनो ग्रुप जो है वो एक मॉलिक्यूल से ट्रांसफर होकर दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाता है और वहां जाके किसी एक नए किस्म के मॉलिक्यूल को अमाइनो एसिड को जनरेट करता है. जबकि डीअमाइनेशन में ये होता है कि अमाइनो ग्रुप से जो अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, और अमाइनो ग्रुप इस तरह से रिलीज होता है कि वो NH3 यानी कि अमोनिया की प्रोडक्शन करवाता है. यानी कि सिंपली डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड को आप ये भी कह सकते हो कि डीअमाइनेशन का मतलब है कि अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है. और अमोनिया हमें पता है कि अमोनिया ने आगे जाके यूरिया साइकिल में रोल प्ले करना होता है, वहां पे यूरिक एसिड वगैरह इसकी यूरिया जो उसकी प्रोडक्शन करवाती है जो कि आगे हम सिक्रीशन में काम आती है, एक्सक्रीशन वगैरह में उसका रोल होता है. प्रोवाइडिंग द सबस्ट्रेट्स फॉर अमाइनो एसिड सिंथेसिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. अमाइनो एसिड सिंथेसिस के साथ आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड सिंथेसिस के साथ इसका बहुत मतलब ना रोल है कि ट्रांसअमाइनेशन और डीअमाइनेशन में रोल प्ले कर रहा है. और अमाइनो ट्रांसअमाइनेशन के लिए जो अमाइनो एसिड, अब ट्रांसअमाइनेशन जैसे मैंने बताया कि ट्रांसअमाइनेशन होती ही स्पेसिफिकली इसलिए है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने अमाइनो ग्रुप्स को एक्सचेंज करते हैं और एक नए किस्म के अमाइनो एसिड को जनरेट करते हैं. और स्पेसिफिकली ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस जो होता है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए होता है. उसके लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा वो भी क्रेब्स साइकिल होता है. Providing the substrates for gluconeogenesis and fatty acid synthesis. Substrates प्रोवाइड करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस और फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए. बिकॉज इट फंक्शंस इन बोथ ऑक्सीडेटिव एंड सिंथेटिक प्रोसेस इट इज एम्फिबॉलिक. ये वही वाली बात है कि ऑक्सीडेटिव, अब इसके अंदर जो है हमें एनर्जी देनी भी पड़ रही है और एनर्जी लग भी रही है, यानी कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी है, हाइड्रोजन की रिलीज भी कर रही है, और सिंथेटिक प्रोसेस भी है, इसके अंदर सिंथेसिस भी हो रही है एनर्जी की. तो ये एम्फिबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि ये एनाबॉलिक भी है और कैटाबॉलिक भी है. एम्फिबॉलिक यही है कि एनाबॉलिक भी है कैटाबॉलिक भी है, हमें एनर्जी देनी भी पड़ रही है, एनर्जी का एक्सपेंस भी है और एनर्जी की जो है वो रिलीज भी है. ये मुबीन रऊफ आपके नाम के साथ नजर आ रहा है कि आप लाइन लगा रहे हो. सॉरी आपकी गलती से लग गई है. अच्छा, गलती नहीं, चॉकलेट लेके आना.
अच्छा, ये वाइंड अप आप लोगों को जरा लास्ट में थोड़ा जल्दी करवाया है, तो अगर किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो बाद में पूछ सकता है। बाद में व्हाट्सएप पे पूछिएगा, ताकि हमारा थर्ड के साथ लेक्चर है, तो मैं ये एंड कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम जी। देखते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको फिर तकरीबन 11 या 11:30 बजे मिलेगी।